गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो पिछला पार्ट चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अपने बात कर ली थी बॉइलिंग वाले फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। नेक्स्ट हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज होता है इसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। A temperature of liquid at which the vapor pressure of liquid state and vapor pressure of solid state is equal is known as the freezing point। फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? तो फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है, FP पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, ये भी पॉइंट ऐसा होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसके अंदर जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, लिक्विड स्टेट में, और वेपर प्रेशर जो सॉलिड स्टेट में, दोनों क्या हो, इक्वल हो। इट मीन्स vapor pressure of liquid and vapor pressure of solid, ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। जिस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T पे मान लो ये इक्वल हो रहे हैं, तो ये T इन सॉल्यूशन का क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर हम बात करें कि जो सॉलिड है, सॉलिड हमने लिया नॉन वोलेटाइल सॉलिड ले लिया। इसमें सॉलिड डिसॉल्व किया, सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड में, या इसको लिक्विड में, इस सॉलिड को अपन ने लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, यानी ये है क्या, सोल्यूट है, ये सोल्यूट है। और लिक्विड के अंदर अपन ने इसको जो है डिसॉल्व किया है, डिसॉल्व किया लिक्विड में, तो लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब इनको दोनों को मिक्स करेंगे तो यहां पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन जो फ्रीज होता है लोअर टेम्परेचर पे देन द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की बजाय सॉल्यूशन का जो फ्रीज हो जाएगा वो टेम्परेचर लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है कुछ, मान लिया फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है सॉल्वेंट का -20 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ठीक है, केल्विन में ले लो चाहे, -20 डिग्री केल्विन इसका टेम्परेचर। अब इसमें सॉल्यूट अपन ने डिसॉल्व कर दिया सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा मतलब अब इससे पहले ही वो फ्रीज हो जाएगा। इससे पहले का फ्रीज होने का मतलब ये हुआ कि -10 पे मान ले -10 केल्विन पे वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। तो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसमें अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर चल रहा है, वेपर प्रेशर चलेगा, ठीक है। अब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पहले टेम्परेचर पे इस पे फ्रीज हुआ यूं, ठीक है। तो ये यूं आया है, मतलब फ्रीज होता होता टेम्परेचर कम किया, यहाँ पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इस जगह पे वो क्या हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट में तो सॉलिड में ही कन्वर्ट होगा ना, इस टेम्परेचर पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ।
ठीक है। तो ये टेम्परेचर अपन ने मान लिया TF फ्रीजिंग पॉइंट TF, क्लियर। अब यहां पे क्या है, सोल्यूट इसमें मिक्स कर दिया, ये सोल्यूट इसके अंदर मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। इन दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन बन गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने का मतलब -20, अगर ये -20 है तो अब यहाँ पे -10 पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो पहले आ जाएगा सॉल्यूशन जब बना, ये तो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का तो ये था, सॉल्यूशन बना तो इसका ये पहले ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि ये आपका आ गया TF। अब ये डिक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा तो ये जाएगा यानी यहां पे डिक्रीज हुआ ये, ठीक है, यहां पे डिक्रीज हुआ तो इस ये TF नोट है, ये हो जाएगा TF, T नॉट F इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solvent and TF is equal to freezing point of solution। अगली बात समझे, तो जो डिक्रीज हुआ है टेम्परेचर वो कितना हुआ, ये हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ, मतलब कि ये क्या है, डेल TF है। तो डेल TF क्या हुआ, डेल TF ये हुआ कि T नॉट F ज्यादा हुआ कि नहीं TF से। देखो आप यहाँ पे ये T नॉट F है, ये TF है, तो ये डिक्रीज हो गया, तो ये ज्यादा है ये कम है, ये होगा कंडीशन। इट मीन्स डेल TF जो चेंजेज आया वो आया T नॉट F माइनस TF, ये फॉर्मूला बनेगा, क्लियर। अब हम जानते हैं, अपन जानते हैं कि डेल P वेपर प्रेशर में जो चेंजेज होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, यही होता है। और ग्राफ से हमें पता चलता है कि डेल TF इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। ग्राफ में आप देख सकते हो ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स इसकी जगह मैं ये यूज कर सकता हूं, तो यहां पे जब ये लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल TF डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ए, यहां साइन हटा दें तो डेल TF इज इक्वल टू K XA हो जाएगा, KF बोल दो आप इसको, KF, ठीक है, XA हो गया। अब XA क्या है, XA अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अपन ने, XA क्या थी, मोलल टी स्मॉल m, तो हम इसको लिख XA सॉरी ये जो XA है, XA की बात हो रही है ना, तो XA है यहाँ पे मोल का रेशियो है, ये मोल का रेशियो है, सोल्यूट का मोल सॉल्यूशन के साथ या सॉल्वेंट का मोल सॉल्यूशन के साथ मोल रेशियो है, तो ध्यान दें आप, ये नहीं है, ठीक है। इसको हमने किया Na नंबर ऑफ मोल्स ए कंपोनेंट अपॉन सॉल्यूशन के मोल, तो Na प्लस NB हो जाएगा, जैसे पहले भी किया था पढ़ने। तो इसकी जगह ये रख दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, डेल TF इज इक्वल टू KF Na अपॉन Na प्लस NB, और अगर Na डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो Na बहुत कम हो जाएगा, किससे, NB से, NB से बहुत कम हो जाएगा, तो हम इसको Na प्लस NB को हम क्या मान सकते हैं, NB मान सकते हैं लगभग, ठीक है, NB। तो इसकी जगह मैं अब NB यूज कर लूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डेल TF इज इक्वल टू KF Na अपॉन NB। अगली बात समझे ये, ठीक है। और हम जानते हैं जो मोलों की संख्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो ये निकालते हैं ना फॉर्मूला, ये यूज करते हैं
मास अपॉन मोलर मास, ये यूज करते ना। इस चीज को आप m की बजाय ऐसे भी शो कर सकते हो, ये स्मॉल m ले रहा हूं ना, कंफ्यूजन ना हो, तो इस मास को आप वेट है, ये वेट को w से शो कर सकते हो आप, तो w अपॉन m हो जाएगा। तो किसी a कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, na w a अपॉन m a, तो n b के लिए क्या हो जाएगा, w b अपॉन m b, ये हो जाएगा ये। तो अब आप इसकी जगह रख दीजिए, ये वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे। जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इजिकल टू के एफ, ये वैल्यू रखी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, डेल टी या ऊपर नीचे 1000 से भाग लगा दो गुणा कर दो, एक ही बात है, तो लगा दिया के एफ इंटू एम बी अपॉन 1000, एक बार भाग लगा दिया, एक बार गुणा कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 गुणा डब्ल्यू बी, ये बन जाएगा ये, आई बात समझे। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है मोलल्टी, ये ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है, या यहाँ पे कह दीजिए ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपकी मोलल्टी के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर इसका रिलेशन निकालें मोलर मास में, तो मोलर मास को क्या होता है, मोलर मास को कैपिटल एम से शो करते हैं, तो दोनों में अगर रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा मोलर मास, यहाँ पे देखो ये रहा मोलर मास, कैपिटल एम ए कंपोनेंट के लिए मोलर मास है ये, ठीक है। इसको बाहर निकाल लूँ मैं, तो जब इसको बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा के एफ अपॉन डेल टी एफ नीचे आ जाएगा इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, तो ये मोलर मास रिलेशन हो गया है इसका। आगे बात समझे, तो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट था। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है, देखो सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स हैं, उस पर डिपेंड करती है डिफ्यूजन भी। डिफ्यूजन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट of molecular takes place from high concentration area to low concentration area, ठीक है, इज नॉन एज डिफ्यूजन। मतलब कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, या मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, कंपोनेंट मान लीजिए, तो मान लीजिए ये है अपना एक लेयर है, कोई भी लेयर मान लीजिए, मेम्ब्रेन मान लीजिए, ये जो है स्किन मेम्ब्रेन, ठीक है ना, तो इसको सेमी परमेबल बोल सकते हो आप, मेम्ब्रेन SPM बोल सकते हो। डिफ्यूजन में क्या होता है कि इस तरफ कंसंट्रेशन हाई है, यहां पे हाई कंसंट्रेशन है, और यहां पे लो कंसंट्रेशन है, ठीक है।
तो कोई मॉलिक्यूल्स जो है ना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं, अब ये पार्टिकल्स किस तरफ मूव करें, यहां पे आए, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब इसमें एक चीज आती है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं परासरण। ओस्मोसिस ये प्रोसेस ऐसा है कि सोलवेंट अगर वाटर है तो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो होते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो होते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। यानी कि ओस्मोसिस में क्या होता है, ये मेंबर है, ये मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में SPM। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये बनी हुई होती है, लाइक सिंथेटिक हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। नेचुरल में जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मेम्ब्रेन होती है, स्किन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हो, या आर्टिफिशियल भी इसमें यूज किया जा सकता है। इसके बारे में आपको बात बता दूंगा। तो जनरली आर्टिफिशियल जो यूज करते हैं वो सेलोफेन की बनी होती है। आर्टिफिशियल भी हो सकती है, सिंथेटिक भी हो सकती है। सिंथेटिक में आपका ये बनाई जाती है नॉर्मली SMP जो है सेलोफेन से, सेलोफेन से जनरली इसको बनाया जाता है सिंथेटिक में, ठीक है। और जो नेचुरल है, नेचुरल तो आप जानते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, लिविंग जो मैटर है इनसे बनाई जाती है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उससे अपन नेचुरल ले सकते हैं, नेचुरल ले सकती है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एक मेम्ब्रेन है जो कि सिंथेटिक और नेचुरल हो सकती है। नेचुरल में ये आपकी आ सकती है वेजिटेबल, फ्रूट्स और लिविंग मैटर से ली जा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं ओस्मोसिस की। तो यहां पे मान लीजिए लोअर कंसंट्रेशन है, यहां पे लो है कंसंट्रेशन, यहां पे हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सोलवेंट के जो पार्टिकल्स हैं, सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्लो होते हैं लोअर से हाई की तरफ। लोअर से हाई मतलब ये लोअर है, तो ये सोलवेंट के पार्टिकल्स हैं जो लोअर से हाई की तरफ जा रहे हैं। तो इसको ओस्मोसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोसिस। आगे बात समझे, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ओस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। तो अब इसी में एक चीज और बात कर लेते हैं, ओस्मोसिस प्रेशर। ओस्मोसिस प्रेशर, ओस्मोसिस प्रेशर क्या होता है? ये होता है एडिशनल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। देखो ये पार्टिकल्स जा रहे हैं यहां पे, ठीक है, यहां से कोई फोर्स लग रहा है जिसके कारण से ये पार्टिकल्स किस तरफ जा रहे हैं? लोअर टू हाई। अब इन पार्टिकल्स को रोकने के लिए मैं इधर से कोई फोर्स लगा दूं, इस पे यहां से क्या लगा दूं? प्रेशर लगा दूं, यहां से कोई फोर्स लगा दूं, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं, एडिशनल या एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया जिससे ये पार्टिकल्स इधर ही रुक जाए। तो ये जो प्रेशर अप्लाई करूंगा मैं इनको रोकने के लिए, उसी को ओस्मोसिस प्रेशर बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो जो ओस्मोसिस प्रोसेस होता है उसको स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको ओस्मोसिस प्रेशर बोला जाता है। अब ये वान हाफ बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो वान हाफ बॉयल लॉ,
बॉयल लॉ 11th में पढ़ा था, वांट ऑफ म्यू है आपके लिए, ऐसे वांट ऑफ फैक्टर और इससे रिलेटेड जो है अब नॉर्मल मास 40% में हट गया है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ है, ये तो इसमें है ऑस्मोसिस में, ये तो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो वांट ऑफ बॉयल लॉ क्या है? द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का, ये जो ऑस्मेटिक प्रेशर है ना, इसको पाई से डिनोटेट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो वांट ऑफ बॉयल लॉ कहता है कि जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो जो सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इट्स कंसंट्रेशन, मीन्स की ऑस्मोसिस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तब ऑस्मेटिक प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, और हम जानते हैं कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का 1/, वॉल्यूम के, पता है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, ये हो जाएगा। आगे बात समझिए। तो यहीं से हम वांट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लो निकाल सकते हैं, वांट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लो। तो वांट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लो में देखो क्या है, ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ऑस्मेटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन पे। अब ऑन इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर टू लो लगते हैं, इसमें तो दो लो का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, कॉम्बिनेशन है दो लो के। एक अभी पढ़ा अपन ने, एक अपन ने क्या पढ़ा? ये पढ़ा ऑस्मेटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एक अपन ने ये पढ़ा 1, ये कर दीजिए 2, ठीक है। इन दोनों से ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऑस्मेटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू T/V। आगे बात समझ में? साइन हटा दूं मैं तो ये क्या बन जाएगा? पाई = ST/V। यहाँ पे जो S है, यहाँ पे जो S है वो सॉल्यूशन का कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन का क्या है? कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? पाई = ST/V। यहाँ से अगर मैं ये निकालूं, V को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? ST। और अगर मान लीजिए 1 मोल है फॉर 1 मोल, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? जो आइडल गैस देखा था आपने, वहां पे आइडल गैस में अपन ने क्या देखा था? PV = nRT, ये देखा था। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे है, ये हो जाएगा पाई V = NST, होगा कि नहीं? तो फॉर 1, ये तो 1 मोल के लिए हो गया, और ये हो गया n मोल के लिए। n मोल के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज को, इस इक्वेशन को, तो पाई V = NST हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो S है ना, S क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट है जो इक्वल होता है किसके? गैस कांस्टेंट R के इक्वल होता है ये S, यानी S की जगह मैं R लिख सकता हूं, तो क्या बन जाएगा? पाई V = nRT, ये बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑस्मेटिक प्रेशर एंड मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास और ऑस्मेटिक प्रेशर में रिलेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन ये रही, पाई V = nRT इक्वेशन है, ठीक है ना। और वी नो डेट n = क्या होता है? WA/, सॉल्यूट के लिए A लगा देंगे, MA, मास अपॉन मोलर मास, किसका? सॉल्यूट का, यानी A लगा देंगे। तो इसकी जगह ये लिख देंगे n की जगह, तो क्या हो जाएगा? ये पाई V = WA/RT/MA। यहाँ से मैं ऑस्मेटिक प्रेशर निकालूं, पाई ओनली, तो V कहाँ चला जाएगा? V बटे में चला जाएगा, तो WA/
एम ए गुना आर टी अपॉन वी, बटे में चला गया वी कहाँ चला गया, बटे में चला गया। तो अब यहाँ से मोलर मास, मोलिकुलर मास, मोलर मास निकाल लूँ मैं, तो एम ए, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, तो डब्ल्यू ए अपॉन पाई इंटू आर टी अपॉन वी, ये इसमें रिलेशन हो गया। ठीक है, ये दोनों में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। आगे बात समझ में, यहाँ पे जो एस है या फिर आर मान लीजिए आप, दोनों इक्वल होते हैं, इन दोनों की वैल्यू होती है 0.082, ठीक है ना। ये है लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में, किसमें है ये, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। आप इसको लीटर बार में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में, एक एटीएम बराबर होता है किसके इक्वल, 1.013 बार के इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। क्लियर, चलो अब आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट, कि ये जो आपका है डायरेक्शन, इसमें थोड़ी सी हल्का सा मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको। जो सॉल्वेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यही बात समझ रहे, चलो अब आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। इसी बेस पे जो है कुछ सॉल्यूशन को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑस्मोसिस प्रेशर इस सॉल्यूशन के बेस पे, कंसंट्रेशन के बेस पे अपन इसको कुछ 3 पार्ट्स में इसको सॉल्यूशंस को अपन डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, 3 पार्ट हमारे हैं, फर्स्ट टाइप है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा हमारा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पे जो होता है ना ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पहले वाला और बाद वाला दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग अगर देखें यहाँ पे C1H2 ये हो जाएगा फॉर्मूला, C1H2 इजिकल टू, सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा C2H2, कांस्टेंट टेम्परेचर है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। S जो है ना ये भी, तो ये और ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा C1 C2, ये बचेगा C1 बराबर C2, और C1 क्या था, C1 बराबर है N1 अपॉन V1, कंसंट्रेशन निकालेंगे नंबर ऑफ वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम के, और C2 बराबर क्या है N2 अपॉन V2। भाई मोलों की संख्या एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर मोलों की जो संख्या होती है वही तो कंसंट्रेशन होता है, इसलिए मैंने लिखा C बराबर N अपॉन V। आई बात समझो, तो पहले वॉल्यूम में 1 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। अब इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं W1 अपॉन M1, क्यों, क्योंकि N बराबर ये होता है, इसलिए V1 बराबर W2 अपॉन M2 V2, ये बन जाएगा फॉर्मूला इसके लिए, किसके लिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। द सॉल्यूशन whose osmotic pressure is equal to the osmotic pressure of other solution, यानी ये इस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं कि मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है X और ये एक सॉल्यूशन है Z, तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो, तो इन दोनों को अगर मिला देते हैं, किसको, X और Z को, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब समझ में आ गया होगा आपको बात,
ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर होता है π1 π2, यानी π2 ज्यादा होता है यहाँ पे, π2 ऑस्मेटिक प्रेशर, यानी ये कोई सॉल्यूशन है x, ये कोई सॉल्यूशन है z, तो इसका तो π2 ऑस्मेटिक प्रेशर है, इसका π1 ऑस्मेटिक प्रेशर है, और तो इसका z का क्या है, ज्यादा है। जब इन दोनों को मिला देंगे xz बनेगा, इस xz को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आई बात समझे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लो कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंसंट्रेशन लो होना चाहिए और कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे C1 भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा C2 से। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में उल्टा हो जाएगा, π1 बड़ा होगा π2 से, यानी यहाँ पे x का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा किससे, z से। तो ये अगर π1 है तो इसका π2 है, तो ये ज्यादा है, यानी कि C1 ज्यादा होगा C2 से। तब इन दोनों को जो मिलाएंगे और सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आगे बात समझे, ठीक है। अब एक छोटी सी और डेफिनेशन की बात करते हैं, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स मतलब उल्टा। तो डेफिनेशन, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर applied on opposite side of osmosis, यानी कि हमें एक फोर्स अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाई करना है एक्सटर्नल, किस तरफ, ऑस्मोसिस के अपोजिट डायरेक्शन में, इज मोर देन ऑस्मेटिक प्रेशर। तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस में भी रिवर्स, दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब कि ये अभी मैंने बताया था आपको, ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं ऑस्मोसिस के अंदर किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पे एक्स्ट्रा इतना प्रेशर मैं लगा दूं, यहां प्रेशर अप्लाई कर दूं मैं इतना ज्यादा कि ये पार्टिकल्स उल्टे चले जाएंगे, उल्टा हो जाए काम, यहां चले जाए। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर मैंने लगाया है, अप्लाई किया है, जिससे कि ये अपोजिट हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने लगे, इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, RO कहा जाता है, ठीक है। आगे बात समझे। तो ये ऑस्मोसिस प्रेशर से, ऑस्मेटिक प्रेशर वगैरह इससे रिलेटेड टॉपिक था। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली हैं। इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं, अबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर, ये पूरा सिलेबस में से हटा दिया गया है। 40% कोरोना के कारण जो रिड्यूस हुआ है उसमें, इसलिए आपको चैप्टर यहीं तक लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चैप्टर इसके साथ फिनिश भी हो गया है।